अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो यूनिट नंबर 13 है एमडी कैट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के एंड पे मैं आप लोगों को तकरीबन इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आज तक एमडी कैट के पास्ट पेपर्स में आते हैं वो सारे सॉल्व करवा दूंगा। तो एंड पे आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उससे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी सारी समझाऊंगा। तो इस चैप्टर को एंड तक देखना है, खुद भी सारा आप लोगों ने इसको सुनना और दोस्तों तक भी शेयर करना है। डियर स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों का भी बेटा अब ये फ़र्ज़ होता है कि इसको दोस्तों तक आगे शेयर करना। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं। इनमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेरा बेटा, जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मीनियम, इनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। और इनका जो फॉरबिडन गैप है ना, वो नैरो होता है। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, ठीक हो गया, और एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नैरो होता है। इसी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जम कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है डियर स्टूडेंट। और कंडक्शन बैंड में आगे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इनका जो फॉरबिडन गैप है बेसिकली वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का जो डिस्टेंस मेरा बेटा होता है ना, उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो ये नैरो होता है, तभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। अच्छा मेरा बेटा, होल क्या चीज़ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो गई है ना, तो वो हम कहते हैं कि वहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन बन जाता है। ज़ाहिर है, अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज बेटा, इसको हम होल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से मूव करके आगे चला जाता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये भी जब यहाँ से मूव करेगा तो इधर फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो होल्स मेरा बेटा राइट साइड पे बनने लग जाते हैं, तो वो राइट साइड पे मूव कर रहे होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, नेट चार्ज जीरो होता है। होल्स को मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम होल कहते हैं। होल जब भी मैं कहूंगा तो आपने समझ लेना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। मेरे बेटा, जो नेट ट्रांसपोर्ट होती है ना पॉजिटिव चार्ज की, उसको हम कहते हैं होल माइग्रेशन। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से मूव करके लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो जिधर जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा पीछे होल बनता जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो होल ऐसे फील होगा कि राइट साइड पे जा रहा है। आगे मेरे बेटा, ये जो कलेक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं इनको हम कैरियर्स कहते हैं। तो जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं मेरे बेटा, उनमें जो करंट होता है ना, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन और होल्स कैरियर्स की वजह से होता है। आगे अब अगर हम बात करें जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, जर्मीनियम या सिलिकॉन, ठीक है बेटा, इनको इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स का होता है कि ये अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं। अब जर्मीनियम है तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे क्रिस्टल में जर्मीनियम ही होगा, इसके अंदर कोई और एलिमेंट की मिलावट नहीं होगी। इसी तरह सिलिकॉन है तो उसके क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स होंगे। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपस में इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं। याद रखें, ये चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 बॉन्ड्स नेबरिंग। अब सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो वो नेबरिंग 4 सिलिकॉन को एक सिलिकॉन एटम ने अपने साथ अटैच किया होगा। जर्मीनियम की भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने 4 जर्मीनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। इस तरह इनका इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर होता है। इंट्रिंसिक इन्होंने कोवेलेंट सेमीकंडक्टर बॉन्ड बनाए होते हैं। बेटा, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। एक प्योर सिलिकॉन का या एक प्योर जर्मीनियम का जो सेमीकंडक्टर्स है ना डियर स्टूडेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद आपस में इक्वल होती है, ये भी याद रखना है। अब इनके अंदर जो एटॉमिक बॉन्डिंग होती है सेमीकंडक्टर्स में, वो मैंने अभी आपको बताया है कि इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके जो एटम्स होते हैं उनके अंदर एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने इधर एक सिलिकॉन एटम बना देता हूँ, तो अब मेरा बेटा हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर होगा। तो इसी तरह इसने अपने साथ 4 सिलिकॉन को अटैच किया होगा, ठीक है, उसने आगे फर्दर 4 सिलिकॉन को अटैच किया होगा। तो इस तरह करके पूरा स्ट्रक्चर इनको होता है, ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं ना, ये टेट्रावैलेंट है। मैंने आपको बताया कि चौथे एलिमेंट चौथे ग्रुप के अंदर हैं। जो किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है उतने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल्स होता है। और इन्होंने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि एक सिलिकॉन एटम है, तो पूरे क्रिस्टल में हर सिलिकॉन ने अपने साथ 4 सिलिकॉन को अटैच किया होगा, क्योंकि एक सिलिकॉन के एटम में 4 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आगे 4 बॉन्ड्स उसने बनाए होते हैं, ठीक हो गया। इससे
सेम काम जर्मीनियम करता है। सेमीकंडक्टर्स को कैसे डियर स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता भी चुका हूँ कि इन्होंने आपस में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं डियर स्टूडेंट, जर्मीनियम या सिलिकॉन के, ठीक है, इनकी लो वैल्यूज होती हैं कंडक्टिविटी की, क्योंकि बेसिकली हमारा टारगेट होता है कि हमने सेमीकंडक्टर से कंडक्शन लेनी है, ठीक है। तो इनकी लो कंडक्टिविटी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल जो होते हैं ना इसमें, वो डियर स्टूडेंट्स थोड़े होते हैं, सिंपल वो थर्मल एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है या एक जर्मीनियम का क्रिस्टल है, तो उसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, कंडक्टिविटी कम होगी। मतलब ये कि वैलेंस बॉन्ड बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं बॉन्ड के अंदर, तो वो फ्रीली मूव नहीं करते। तो मेरा बेटा इसके लिए ना फिर आगे वो डोपिंग करते हैं, ठीक है। अब हम कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए, तो हम क्या कम करते हैं, सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए ग्रुप 3 में से या ग्रुप 5 में से इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं जर्मीनियम या सिलिकॉन के इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर में, यानी प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मीनियम के स्ट्रक्चर के अंदर डोपिंग की जाती है। वो जो डोपिंग की जाती है या वो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे या पांचवें ग्रुप के होंगे, ठीक है। तो उनको फिर हम कहते हैं कि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर है जब हम डोपिंग कर देंगे, ठीक है। अब डोपिंग होती क्या है, एडिशन ऑफ एन इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब मेरा बेटा डोपिंग मैंने आपको बताया, अच्छा डोपिंग किस पैटर्न पे की जाती है। अगर आपके पास 10⁻⁶ सिलिकॉन है ना, तो इनके मुकाबले में एक डोपिंग, एक इम्प्योरिटी का एटम होगा, ठीक है। इतने सेमीकंडक्टर्स के मुकाबले में एक डोपिंग का एलिमेंट, एक डोपिंग का एटम हम डोप करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि किस रेशियो में डोपिंग की जाती है। अच्छा, अब आप लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर या प्योर जर्मीनियम के स्ट्रक्चर के अंदर जब आप डोपिंग कर देंगे ना, तो फिर वो जो सेमीकंडक्टर होगा उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वाला होता है जिसके अंदर आप लोगों ने इम्प्योरिटी डाल दी होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, अब ये फास्फोरस है पेंटावैलेंट, यानी ये पांचवें ग्रुप में से अगर आप कोई एटम सिलिकॉन या जर्मीनियम के क्रिस्टल में ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब आप देखें ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था, अब हर सिलिकॉन ने चार चार इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने जब पांचवें ग्रुप में से डियर स्टूडेंट मैंने इसमें फास्फोरस ऐड किया, तो अब आप देखें फास्फोरस क्योंकि पांचवें ग्रुप में से है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक फास्फोरस एटम अगर मैं देखूं तो वो 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, मगर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा क्योंकि ये पांचवें ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है इस फास्फोरस के, तो इसने 4 तो यूटिलाइज कर लिए सिलिकॉन के साथ, मगर एक इसके पास फ्री हो गया। अब जितने मैं पांचवें ग्रुप में से ज्यादा फास्फोरस के एटम इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में डालता जाऊंगा, उतने मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे। एक फास्फोरस एटम में डालूंगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दो दूसरा फास्फोरस एटम डालूंगा तो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तीसरे पे तीसरा। तो इस तरह जितनी ज्यादा मैं डोपिंग करता जाऊंगा, पांचवें ग्रुप में से जब भी आप सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई एटम ऐड करेंगे तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो है ना पांचवें ग्रुप वाली, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टल में तो वो 4 तो एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा फास्फोरस के। तो इस तरह हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। अब अगर आप इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, अब बेटा ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्यों ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कि इसमें आपने मिलावट कर दी है। सिलिकॉन जर्मीनियम, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल था, आप लोगों ने क्या काम किया है इसके अंदर, अब हमने क्या काम किया है, हमने पेंटावैलेंट ग्रुप में से पांचवें ग्रुप में से इसमें इंप्योरिटी ऐड करते गए हैं, तो अब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पांचवें ग्रुप में से हमने फास्फोरस को इसमें ऐड किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को कहते हैं कि ये एन टाइप, एन से मुराद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप जब भी आएगा तो आपने कहना पांचवें ग्रुप में से कोई एलिमेंट्स हमने सेमीकंडक्टर में ऐड किया हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें ज्यादा मिले हुए हैं। अब मेरे बेटा अगर आप इसके साथ बैटरी लगा देते हैं तो ये बहुत तेजी से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो सारे के सारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और सर्किट में से करंट गुजरने लग जाएगा। तो ये कहानी होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एन टाइप की, ठीक है। तो आपके पास ये जो डोपिंग होती है ना, ये दो तरह से होती है, एक डोनर डोपिंग होती है और एक एक्सेप्टर होती है। डोनर कब होगी, जब आप पांचवें ग्रुप में से कोई एलिमेंट, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी फास्फोरस, मैंने ऐड किया सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, तो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें इंप्योरिटी एटम दिए जा रहे थे, तो वो डोनर डोपिंग है। एक्सेप्टर कब होती है, जब अब तीसरे ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठा के सिलिकॉन या जर्मीनियम के क्रिस्टल में ऐड करते हैं, ठीक है। तो डोनर डोपिंग का मैंने आपको बता दिया कि पांचवें ग्रुप में से अगर कोई भी एलिमेंट लाइक आर्सेनिक आप ऐड करते हैं, एंटीमनी या फास्फोरस जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, या बिस्मिथ, तो इन पांचवें ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट मेरा बेटा, कोई भी एटम अगर आप सेमीकंडक्टर
के क्रिस्टल में ऐड करते हैं, सेमीकंडक्टर से मुराद या सिलिकॉन या जर्मीनियम, तो आप लोगों को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, मतलब हम कहेंगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह मेरा बेटा क्या होगा, एडिटिव एलिमेंट जो होता है उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, और ये इम्प्योरिटी का मैंने आपको लेवल भी बता दिया कि 10⁶ सिलिकॉन के मुकाबले में एक इम्प्योरिटी का एटम ऐड किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको फ्री मिलेगा चार्ज कैरियर के तौर पे जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे। क्या भला इसमें मेरा बेटा आप ऐड करेंगे जैसे जैसे आप लोग पांचवें ग्रुप में से इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है हमारे पास, और अब मैंने क्या काम किया, तीसरे ग्रुप में से एक एलिमेंट जो कि एल्यूमिनियम है वो ऐड किया। अब देखो ये तीसरे ग्रुप में से मतलब ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी है तीसरे ग्रुप में, तो जो ग्रुप नंबर होता है वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा ये। तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बना लेगा, मगर जो चौथा सिलिकॉन एटम होगा उसके लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पे होल जनरेट होता है। अब होल क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आप ट्राई वैलेंट का एक एटम डाला तो एक होल जनरेट हुआ। अब इसी तरह मैं अगर ट्राई वैलेंट एटम दूसरा एल्यूमिनियम का एटम डालूंगा इस क्रिस्टल में तो दूसरा होल जनरेट हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट डालूंगा तो तीसरा होल जनरेट हो जाएगा। तो ट्राई वैलेंट तीसरे ग्रुप में से मैं जैसे जैसे इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में इंप्योरिटीज डालता जाऊंगा उतने मेरे पास नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टर डोपिंग है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो एक्सेप्टर डोपिंग कब होती है मेरे बेटा, जब हम सेमीकंडक्टर जो कि अनडोप्ड एक हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई स्ट्रक्चर है, कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर जब हम तीसरे ग्रुप में से कोई एलिमेंट्स लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम या गैलियम ऐड करते हैं तो वो एक्सेप्टर हमारे पास डोपिंग होगी, क्योंकि होल जनरेट होंगे, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेरा बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने का मतलब है कि तीसरे ग्रुप में से आप कोई एलिमेंट सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में ऐड करेंगे तो हर इंप्योरिटी के बदले में एक होल जनरेट होगा। पी फॉर पॉजिटिव, तो होल को हम पॉजिटिव कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एक होते हैं और एक एन टाइप होते हैं। पी टाइप मेरा बेटा कब बनते हैं, जब तीसरे ग्रुप में से आप लोगों ने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आपको होल जनरेट होंगे। तो ये जो एडिटिव एलिमेंट होता है तीसरे ग्रुप में से, इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है। और एक्सेप्टर डोपिंग डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और वो हमारे पास होल जनरेट करती है। ठीक हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेटा जो करंट होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी स्टार्ट में आपको एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया था जिसमें मैंने पी टाइप के ऐड किए थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े थे, हमने बैटरी लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मूव कर रहा था। इसी तरह मेरा बेटा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें करंट कैरियर होल्स होते हैं। तो अभी आपने इस पूरी तमहीद में आपने सेमीकंडक्टर को समझा, सिलिकॉन या जर्मीनियम, उनके क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन या जर्मीनियम मेरा बेटा इनके स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, और ये अपने प्योर हालत में इंट्रिंसिक होते हैं, आई एन वाला। और अब हम इनके अंदर इनकी कंडक्शन बढ़ाने के लिए, इसमें से करंट लेने के लिए, या हम पांचवें ग्रुप में से कोई एलिमेंट इनमें ऐड करते हैं, पांचवें ग्रुप में से करेंगे तो वह एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि पांचवें ग्रुप वाले एलिमेंट्स की 5 वैलेंसी होती है, और हर एटम के बदले में आप हर इंप्योरिटी के बदले में आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास कब बनेंगे, जब पांचवें ग्रुप में से कोई एलिमेंट लाइक फास्फोरस वगैरह हम ऐड करेंगे इस सिलिकॉन या जर्मीनियम के क्रिस्टल में। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा हमारे पास कब बनेंगे, जब तीसरे ग्रुप में से हम कोई एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो तीसरे ग्रुप वालों की वैलेंसी 3 होती है, तो चौथा बॉन्ड वो नहीं बना सकेंगे, वहां पे होल जनरेट हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास अब करंट बढ़ाने के लिए, कंडक्शन बढ़ाने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा एक डिवाइस बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक बना पी टाइप सेमीकंडक्टर अभी आपने सीखा, और एक बनता है एन टाइप। क्यों बनाते हैं, कंडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये आप लोगों को होल जहां पे नजर आ रहे हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप का मतलब है इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी या पांचवें ग्रुप से, जैसे मैंने फास्फोरस बताया, और पी टाइप का मतलब है कि इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम बताया। तो ये मेरा बेटा जो इनके दरमियान में भी एक रीजन बनता है, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। मैं अगली स्लाइड में बताता हूं। तो डायोड बेसिकली इस तरह
इसका सिंबल होता है। ये जो आप लोगों को एक बड़ा सा एरो नजर आ रहा है ना, ये होल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को। और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर को। एन टाइप पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, पी टाइप पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको एनोड कहते हैं। तो जो आप लोगों का मेरा बेटा डायोड होता है ना, बजाय इसके कि मैं पी एन जंक्शन ऐसे बताऊं, हम पी एन जंक्शन का ये वाला सिंबल अब आप लोगों ने याद रखना है, इसी ने आगे अब यूज होना है। ये हमारे पास बेसिकली इसका सिंबल है, ठीक है। ये मेरे पास डायोड है। तो मेरे बेटा इस डायोड में से अब हमने इसको बैटरी के साथ जो अटैच करते हैं ना हम डायोड को, उसको बाइसिंग कहते हैं। डायोड के बारे में क्लियर है, ये बेसिकली पी और एन को मिला के बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप को। अब पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, मैं बता चुका हूँ। पी टाइप वाली साइड ये एरो होगी, इसका मतलब है ये एनोड है, यहाँ पे पॉजिटिव है, होल्स हैं, और ये कैथोड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एन टाइप है। ये अब आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। पी एन जंक्शन में एन टाइप मटेरियल जो होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है, आपको पता है। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और पी टाइप मटेरियल जो होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन होल्स की होती है। पी में आपको मैंने बताया कि इसमें होल्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं। अब मेरे बेटे ये जो पी एन जंक्शन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं, जैसे अभी पिछली डायग्राम में देखो ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे इधर होल्स की तरफ। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा जहां पे होल में जाके कैप्चर होगा वहां पे हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे। अब इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया इस जगह पे, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह ना इनकी डिफ्यूजन होने लग जाएगी इस रीजन के अंदर। ये तब तक होती रहेगी जब तक एक खास वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जो इस आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन कम हो जाएगी। तो मेरा बेटा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के दरमियान में एक रीजन बनता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इस डिप्लीशन रीजन में कैरियर नहीं होते, ये चार्ज लेस रीजन है, मतलब यहाँ पे कैरियर नहीं है। कैरियर क्या है, जैसे अब ये एन टाइप में देखो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैरियर है, ये कंडक्ट कर जाएंगे, करंट मूव करेंगे। पी टाइप में होल्स हैं, ये भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, जब ये भी कंडक्ट करेंगे। मगर ये जो डिफ्यूजन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो ये जो इनके दरमियान रीजन बन रहा है डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन से, ये इसमें चार्ज कैरियर नहीं है। तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना मेरे बेटा, जो ये एक बैरियर डिवेल्प हो जाता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, खास वोल्टेज डिवेल्प हो जाएगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आएगा ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, और ये जो बैरियर डिवेल्प होता है इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और इसकी वोल्टेज की वैल्यू 0.1 से लेकर 0.7 तक होती है, ठीक है। वेरी करती रहती है कि सेमीकंडक्टर किस टाइप का, जर्मीनियम का है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक हो गया। और ये एक बैरियर डेवलप हो जाता है। अभी आपने सीखा एक पी एन जंक्शन होता है, पी साइड पे होल ज़्यादा है, एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और इनके दरमियान में एक रीजन बन जाता है जहाँ पे कैरियर नहीं होते। कैरियर से मुराद होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स, वो नहीं होते। इसमें एक हमारे पास रीजन बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन से, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, और ये चार्ज लेस, हमारे मतलब यहाँ पे कैरियर नहीं है, बस इतना याद रखें। उसके बाद बेटा इनसाइड बैरियर मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं एन साइड पे, और नेगेटिव चार्ज होता है पी साइड पे, ठीक है। ये अब पी साइड है तो इसमें आप देख लें यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, और ये एन साइड है तो इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। आउटसाइड द बैरियर ऑन ईच साइड ऑफ द जंक्शन मटेरियल इज स्टिल न्यूट्रल, जितने एन टाइप है उतने हमारे पास पी टाइप होते हैं। अब बाइसिंग क्या होता है, डायोड के साथ बैटरी लगाना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड, इसको हम क्या कहते हैं, बाइसिंग। मेरा बेटा बाइसिंग की दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, जो है भी सिलेबस में, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक रिवर्स बाइसिंग होती है, और बिल्कुल आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक पी एन जंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला पी एन जंक्शन को आप समझ लें। पी साइड पे आपको पता है होल ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन है, दरमियान में कैरियर नहीं है, वो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, उसका एक खास पोटेंशियल बैरियर होता है। अगर मेरा बेटा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दें, लाइक पी टाइप साइड पे आपको पता है ना होल्स और वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी उधर ही लगा दिया। एन टाइप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नेगेटिव साइड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। अब हमें पता है कि करंट, हम कन्वेंशनल करंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो यहाँ से ये होल्स को पुश मिलेगा, बैटरी देगी और ये करंट फ्लो कर जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने सिंपल याद रखना कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, ठीक है, वो हमने कैसे अप्लाई किया कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप के साथ अटैच हो गया, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ, ठीक है, तो उससे वो बैरियर खत्म हो जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन होल्स को जब पुश मिलेगी ना एक्सटर्नल बैटरी की मदद से, तो ये जो दरमियान में डिप्लीशन रीजन ने एक बैरियर बनाया हुआ था ना पोटेंशियल का, 0.1 से 0.7 वोल्ट जिसकी वैल्यू होती है, इसको ब्रेक करके आगे चला जाएगा, और जाहिर है बैटरी पुश कर रही है होल्स को आगे की तरफ, तो ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ना ये भी कम हो जाएगी, ठीक हो गया।
अच्छा जी, बाकी अब ये लिखा हुआ और रेजिस्टेंस लो हो जाती है, करंट आगे कंडक्ट कर जाता है, बैरियर को ओवरकम कर जाते हैं बैटरी की मदद से होल। अच्छा, उसके बाद अगर इस तरह से आप पी एन जंक्शन को अटैच करें बैटरी के साथ, कि जो पी वाली साइड है पॉजिटिव, उसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें, और जो एन टाइप है सेमीकंडक्टर्स की, उसको आप अटैच कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो अब बजाय इसके कि बैटरी आगे पुश देती, जिस तरह पॉजिटिव टर्मिनल ने होल्स को पुश दे के आगे को धकेला था, डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करके करंट कंडक्ट हुई थी सर्किट में, अब ये काम नहीं होगा। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये क्या काम करेंगे, ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा पीछे की तरफ, और ये जो एन टाइप है, इनको इलेक्ट्रॉन को बैटरी अपनी तरफ खींचेगी, तो करंट, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि होल्स भी पीछे को मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी पीछे को मूव कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन फैलेगा, बढ़ेगा, बजाय इस तो करंट इसमें से कंडक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है, अब रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या काम किया था कि हमने बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव पी पी टाइप यानी पी एन जंक्शन के पी टर्मिनल से अटैच कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन टाइप से अटैच कर दिया, और इस तरह बैरियर की जो हाइट है वो इंक्रीज होगी, मैंने आपको भी बताया, तो रेजिस्टेंस हाई होगी, तो करंट उसमें से कंडक्ट नहीं होगा। अब इसमें से मैं आपको पास पेपर्स के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट करवाता हूँ। इसमें वो कहता है कि एक डायोड है हमारे पास, जैसे कि आपको फिगर में बताया गया, व्हाट इज ट्रू रिकॉर्डिंग इट्स बाइसिंग। तो अब आप देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एरो होता है ये पी टाइप होता है, और ये जो लाइन होती है ये एन टाइप होती है। अब आप देखें, पी टाइप की साइड पे वोल्टेज कितना है, -6 वोल्ट का, फॉर एग्जांपल इधर कोई बैटरी लगी हुई है -6 वोल्ट, और इधर वोल्टेज कितना है, -10 वोल्ट। तो अब मुझे आप बताएं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग तब होगी जब पी टाइप वाला वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी इन होल्स को पुश मिलेगी। तो -6 बड़ी वैल्यू होती है या -10, माइनस में बेटा जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी होती है, तो -6 वोल्ट ज़्यादा है, मतलब पी टाइप का वोल्टेज ज़्यादा है, एन टाइप का वोल्टेज कम है। तो अगर इधर ज़्यादा वोल्टेज का क्या मतलब है कि इधर से होल्स को पुश मिलेगा और वो आगे मूव कर जाएंगे, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। याद रखें, जब भी पी वाली साइड पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग, अगर पी वाली साइड पे वोल्टेज कम है तो रिवर्स बाइसिंग, बस बात खत्म। अच्छा जी, अब इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग करें, ज़रा इसको ट्राई करें कैसे होगा। अब बेटा आप देखें ना कि एक डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस कब होगा, तो फॉरवर्ड बाइस का भी हमने पढ़ा था कि जो एनोड है वो कनेक्टेड हो एनोड के साथ, और जो कैथोड है वो कनेक्टेड हो कैथोड ऑफ द बैटरी के साथ। ये देखें, पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो। पी को एनोड कहते हैं और एन को कैथोड कहते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड कहते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो बस ये इसका बीटा राइट आंसर है। आगे बेटा, सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं ना हमारे पास, जो डायोड्स होते हैं, इनको बेसिकली हम रेक्टिफायर्स भी कहते हैं। वो वाला डिवाइस जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर, बेटा उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। और आप मुझे बताएं कि ऐसा डिवाइस जो डीसी को एसी में करता है उसको क्या कहते हैं, उसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो सेमीकंडक्टर के ये जो डायोड्स होते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है, इनको हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, और ये यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। जब भी मैं रेक्टिफिकेशन कहूंगा, आपने कहना अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। तो ये जो डायोड होते हैं, इनका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर। आगे बेटा, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बता दिया, डायोड रेक्टिफायर के तौर पे एक्ट करता है, और रेक्टिफिकेशन में किसी किस्म की भी एम्पलीफिकेशन नहीं होती। एम्पलीट्यूड मतलब आपको पता ना, एसी करंट इस तरह से होता है, तो इसको सिंपल रेक्टिफायर ने किस में कन्वर्ट कर देना है, डीसी में। मतलब ये एक ही पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आपको नजर आएगा, नीचे वाला नेगेटिव नहीं आउटपुट पे नजर आएगा। ठीक है, डीसी। तो इस तरह ये कन्वर्ट करते हैं, या सिर्फ नेगेटिव नजर आएगा पॉजिटिव नहीं, इसमें तो करंट चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये जो रेक्टिफायर होता है ये बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मगर ये एम्पलीफिकेशन नहीं करता है। ऐसे नहीं कि एम्पलीफिकेशन बढ़ा दे, एम्पलीट्यूड बढ़ा दे। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा दो टाइप्स होती हैं जी रेक्टिफिकेशन की, डायोड को यूज करते हुए रेक्टिफिकेशन। जब भी मैं कहूंगा आपने क्या कहना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डायोड को यूज करते हुए कितनी टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ये जो सिंगल डायोड अगर आप यूज करेंगे ना तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, और अगर आप दो डायोड, मिनिमम दो या उससे ज्यादा भी, आपके सिलेबस में चार हैं मगर मिनिमम दो डायोड अगर लगे होंगे तो वो फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। बेटा अगेन देखो, रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इनपुट में एसी करंट दोगे, आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी। बस ये याद रखो, दो तरह से रेक्टिफिकेशन होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब मेरे बेटा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या काम करते हैं, जो रेक्टिफायर होता है वो करंट कंडक्ट करता है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं करता। मैं आपको समझाता हूं।
ये मेरे बेटा डायोड लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। ऐसे ही मैंने आपको डायोड कहा था, एक एरो और होगा, सीधी लाइन होगी। ये इसके साथ हमने इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया हुआ है। अब इसी इसकी वेव फॉर्म इस तरह होती है एसी की, जो अभी मैं बता रहा था। और ये आउटपुट के तौर पे हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जहां से हमें आउटपुट मिलेगा। मेरे बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल ऊपर हमेशा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये होगा। अब इधर देखो, अब ये पॉजिटिव है और ये डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एरो पी टाइप होता है, ये सीधी लाइन एन टाइप होती है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश करेगा तो इसमें से करंट गुजर जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट गुजर गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मैंने आउटपुट पे बना दिया। अब जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। अब ऊपर वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव, और नीचे वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब देखो ये आपका डायोड रिवर्स बाइस हो गया है, क्योंकि अब देखो ना ये पॉजिटिव किसके साथ अटैच है, नेगेटिव के साथ। और इधर से डायोड का जो नेगेटिव था, ये सीधी लाइन, ये आगे किसके साथ अटैच है, इस पॉजिटिव के साथ। तो अब तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ लगी मेरी बात की। फिर उसके बाद दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो अगेन इसमें से करंट कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो इस तरह अब आप देखें, आपके पास अगर ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स की इनपुट है ना, तो आउटपुट के तौर पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ करंट कंडक्ट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, और रिवर्स बाइस कंडीशन में आपको करंट नहीं मिलता। तो अब आप देखें एसी किस में कन्वर्ट हो गया, डीसी के अंदर। एक बेटा याद रखें, जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है ना, वो सेम होता है। जब भी आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज कर रहे हैं ना, सिंगल डायोड, तो मेरा बेटा आप लोगों के पास जो इनपुट पे टाइम पीरियड होगा ना, वही आउटपुट पे टाइम पीरियड होगा। ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, ठीक है। जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी है ना, वही आपको आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और टाइम पीरियड भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको इनपुट का टाइम पीरियड दे रहा है ना, लेट्स सपोज 10 सेकंड कहता है, तो आउटपुट पे भी वही सेकंड होगा, 10 सेकंड ही होगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट टाइम पीरियड आउटपुट टाइम पीरियड की इक्वल होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। ये चीज आपने नोट रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कंडक्ट होगा डायोड में से, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो ये बेटा सारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी। अब जैसे देखो, एक सिंगल डायोड अगर लगा हुआ है तो वो क्या काम करेगा, वो करंट को कंडक्ट करेगा ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें वो फॉरवर्ड बाइस होगा डायोड, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अगर आप देखो ना, तो हमारे पास 4 डायोड्स हैं, ठीक है। अब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, देखो ना टाइम पीरियड 0 से लेकर T/2 तक, ये टर्मिनल ऊपर बैटरी का पॉजिटिव होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं, तो इधर से जी अब करंट साहब आ रहे हैं, ठीक है, इधर से करंट, ये वाला टर्मिनल अब क्या हो चुका है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप देखो ये पॉजिटिव और ये भी डायोड का टर्मिनल पॉजिटिव, तो इधर से अब करंट गुजर जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है। इस डायोड में से करंट क्यों नहीं गुजरेगा, इसमें से इस वजह से नहीं गुजरेगा कि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से जब करंट गुजर के इधर आएगा, अब करंट इधर को नहीं जाएगा, क्योंकि आगे आप देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि इधर ये रिवर्स बाइस है। यहां पे तो अब करंट आ रहा था ना, ठीक है, तो ये इधर नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता ना इस तरफ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश करके इसने निकल जाना था, तो इधर करंट नहीं जाएगा। करंट आगे इस जगह पे, आगे इस रजिस्टर में से गुजरेगा, इधर को यहां से इस तरफ जाएगा। अब अगर आप देखो ना मेरा बेटा, इधर से तो करंट आया था ना, अब ये इसमें से गुजर जाएगा यहां से, क्योंकि ये आगे इसका पॉजिटिव लगा हुआ है, तो इसमें से गुजर के करंट फाइनली मेरा बेटा आप देखो इसमें से आ गया यहाँ पे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी 0 से T/2 में, इसमें से आप अगर आप देख सकते हो, अब करंट किन किन डायोड में से गुजरा है, एक D1 में से गुजरा है और एक इसमें से गुजरा है D3 में से। D2 और D4 में से करंट नहीं गुजरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अच्छा, अब जब अगला हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा T/2 से T तक, अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। अगेन कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा इधर, तो अब देखो ये पॉजिटिव तो इधर को निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है डायोड, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये आगे नेगेटिव है और ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब इधर से मेरा बेटा करंट आएगा, इधर को भी नहीं जाएगा क्योंकि ये आगे नेगेटिव है, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, इस डायोड में से नहीं गुजरेगा। अब करंट इधर से चलता चलता यहाँ पे मूव करेगा, इधर से आएगा और फिर इसमें से गुजर जाएगा, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड बाइस है, ये पॉजिटिव इसका है, तो इसमें से गुजरता हुआ करंट इधर। अब मेरा बेटा अगर आप देखते हो ना, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में से करंट किस किस डायोड में से गुजरा है, D4 और D2 में से, ये दो ऑन रहे हैं और D1 और D3 ऑफ हो गए थे। तो ये हमारे पास मेरा बेटा हाफ जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला करंट भी गुजर गया और नेगेटिव हाफ साइकिल
साइकिल वाला करंट भी गुजर गया, जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल वाला करंट गुजरा था। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल वाला करंट गुजरा था, नेगेटिव साइकिल में वो सिंगल डायोड रिवर्स बाइस हो गया था। तो फुल वेव रेक्टिफायर बेटा वही होता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है लोड रेजिस्टर में से सेम डायरेक्शन में दोनों साइकिल्स के अंदर, इनपुट वोल्टेज जो एसी उसका लगाया होता है। और ये दो डायोड मिनिमम, और आपके सिलेबस में उसने चार लगाए हुए हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी वन डायोड सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा डायोड सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बेटा आप लोगों ने याद रखना जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी है ना एसी सोर्स की, वो डबल हो जाती है जब वो आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी से, ठीक हो गया। और उसके बाद मेरा बेटा जो टाइम भी होता है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो इनपुट का जो टाइम पीरियड है वो आउटपुट के टाइम पीरियड का हाफ होता है। तो ये दो चीज़ें मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। ये आगे मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके अंदर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज काम आएंगे। एक और चीज याद रखें, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आरएमएस वोल्टेज इस तरह से निकालते हैं, पीक वोल्टेज को दो पे डिवाइड कर देते हैं। अमूमन वो आपको इक्वेशन दे देगा, मैंने आपको बताया था ना अल्टरनेटिंग करंट में, मैंने आपको बताया था वी इक्वल होता है वी नॉट साइन थीटा के, ठीक है। तो ये वी नॉट आपको पीक वोल्टेज वो दे देगा। आरएमएस वोल्टेज होता है बेटा जो आप सर्किट में वोल्टेज मेजर करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है, आप जो वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं, जो रीडिंग आ रही होती है वो आरएमएस वोल्टेज है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बेटा आरएमएस वोल्टेज का वही फार्मूला है जो आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ के आए हैं, वी नॉट बाई टू रूट, ठीक हो गया। तो ये आपको वी नॉट गिवन होगा। तो ये दो फार्मूलाज में डिफरेंस नोट रखना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, इनमें डिफरेंस है। अब मेरा बेटा आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, अब बहुत ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोगों ने बड़ा केयरफुली तवज्जो के साथ लेक्चर सुनना है। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें वो कहता है इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपेंस फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। इस इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेटा हमेशा आप लोगों ने पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव करना होता है, नीचे वाला नेगेटिव। तो अब इधर से करंट निकलेगा मेरा बेटा, यहाँ पे अब जाहिर है पॉजिटिव आ चुका होगा चार्ज यहाँ पे। तो इधर आप देखो ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, इधर से अब करंट फ्लो कर जाएगा इस डायोड में से, ठीक हो गया। और ये रिवर्स बाइस है, इसमें से इधर से पास नहीं करेगा D1 में से। अब जब इधर करंट पहुंचेगा, अगेन देखें अब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। अब ये करंट आगे को चला जाएगा, इधर को आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इधर जब पहुंचेगा तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है, तो ये बेसिकली अब अगर आप देखें ना, इसमें से अब ये फ्लो कर जाएगा इधर को और यहाँ से वापस इधर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से तो करंट नहीं गुजरा था, ना ही इसमें से गुजरा था। तो D1 और D3 में से नहीं करंट गुजरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, D4 और D2 में से गुजरा है। तो D4 और D2 ने कंडक्ट किया है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने इन चीजों को देखना है, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आगे वो कहता है इन फुल वेव रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स। तो मैंने आपको कहा था फुल वेव रेक्टिफायर में मिनिमम दो डायोड्स होते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे वो कहता है व्हाट विल बी दी एम मीटर रीडिंग इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा बेटा ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव होता है और नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है। तो अब अगर आप देखें कन्वेंशनल करंट हमारे पास इधर से जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये तो हो जाएगा रिवर्स बाइस, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, इधर से चला जाएगा। अब यहाँ पे जब करंट आएगा अगेन पॉजिटिव चार्ज आगे इसमें से नहीं गुजरेगा क्योंकि ये आगे नेगेटिव है, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। जब इधर में से गुजरेगा ही नहीं तो एम मीटर की तरफ भी करंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब एम मीटर में से करंट नहीं गुजरेगा, तो ये हमारे पास जीरो होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में इस सर्किट में हमारे पास मेरा बेटा इसमें से करंट एम मीटर में से नहीं गुजरेगा, मैंने आपको बता दिया। इस तरह आपने इनको डील करना है क्वेश्चंस को। अब देखें इफ द डायोड D1 इज टेकन ऑफ, वो कहता है कि ये D1 अगर हमने उतार दिया इधर से, ठीक है, उतर गया फ्रॉम द सर्किट, द आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टर विल बिकम। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट क्या होगी। अब जरा आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर मुझे बताएं क्या होगी। अब बेटा अगर आप देखें ना तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा कि जब एक डायोड हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ लगा हो तो वो तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो अब ये देखें ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो ये रिवर्स बाइस हो गया, इसमें से तो करंट गुजरेगा ही नहीं। मगर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से अटैच है, तो अब ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी और रजिस्टर में से करंट गुजरेगा, ठीक है। ये करंट आएगा और इस रजिस्टर में से इस तरह गुजर जाएगा। तो सिर्फ एक नेगेटिव साइकिल में करंट गुजर रहा है, पॉजिटिव में नहीं गुजर रहा, और ये काम कौन करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। जब भी याद रखें मेरा बेटा हमारे पास एक सिंगल डायोड अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ लगा होगा तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी। मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म है ना उसका सिर्फ एक हिस्सा जो है वो डीसी में कन्वर्ट होगा दो साइकिल में से, ठीक हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करें। द आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टर इन द सर्किट शोन फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल।
पॉजिटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसमें से तो करंट मेरा बेटा गुजर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है। मगर अगर आप देखेंगे तो आगे ये रिवर्स बाइस है, तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो ओवरऑल सर्किट तो पूरा क्लोज बात होता है, जब इसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो हम कहेंगे जीरो होगा दोनों साइकिल्स में। अच्छा, आप इसको नेगेटिव हाफ साइकिल में भी देख लें, इधर नेगेटिव करें, इधर पॉजिटिव करें। अब ये तो फॉरवर्ड बाइस हो गया नीचे वाला, मगर ऊपर वाले पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच है, ये रिवर्स बाइस, अभी ये करंट नहीं अपने में से गुजरने देगा। तो दोनों हाफ साइकिल्स में हमारे पास जो करंट है वो नहीं गुजरेगा सर्किट में से। अगले क्वेश्चन में वो कहता है इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपेंस फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। इधर से करंट आएगा, पॉजिटिव करंट आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इधर से अब ये क्या हो गया रिवर्स बाइस, क्योंकि इसका नेगेटिव पॉजिटिव सेट है, ये फॉरवर्ड बाइस। तो ये नाम याद रखें, ये D1 है, ये D2 डायोड है, ये D3 डायोड है और ये D4 है, नाम याद रखें। अब इधर से करंट इसमें से गुजर गया, आगे अगेन देखें अब पॉजिटिव है करंट, तो इधर हमारे पास क्या है आगे नेगेटिव, तो इस डायोड में से भी नहीं गुजरेगा। ठीक है, D1 और D3 में से नहीं गुजरेगा, ये याद रखें। अब करंट इधर नीचे को आएगा, इधर जाएगा और फिर इसमें से गुजर जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप लोगों ने देखा कि D2 और D4 इनमें से करंट गुजरा और D1 और D3 में से नहीं गुजरा। ठीक है, तो किस किस में से गुजरा था आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो करंट है वो ये D2 है, जो मैंने 2 लिखा हुआ है, और ये D4 है, इन दो में से करंट गुजर गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे वो कहता है इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट विल बी। इस सर्किट में आउटपुट क्या होगी? तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो इसमें से अब इसने तो अपनी पोलैरिटी चेंज ही नहीं करनी, वो तो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो ये फॉरवर्ड बाइस या पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच है, तो इसमें से डीसी करंट ही गुजरेगा, तो आउटपुट पे आपको डीसी ही मिलेगा। क्यों प्योर डीसी क्यों मिलेगा? क्योंकि डायोड के साथ है ही बैटरी लगी हुई डीसी, और है भी फॉरवर्ड बाइसिंग में लगी हुई। अच्छा, उसके बाद बेटा आगे वो कहता है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर विल बी। इस रेक्टिफायर की आउटपुट आपने बतानी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेटा देखो, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को आगे पुश करेगा, ये फॉरवर्ड बाइस इसमें से करंट गुजर जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं गुजरेगी, मतलब ये कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट गुजर गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं गुजरेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट गुजर जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं गुजरेगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में गुजर गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं गुजरा, फिर पॉजिटिव में गुजर गया, नेगेटिव में नहीं गुजरा। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे वो कहता है फॉर द सर्किट शोन, इस सर्किट के अंदर रेक्टिफाइड आउटपुट विल बी नॉन जीरो अक्रॉस द रजिस्टर ड्यूरिंग। इस रजिस्टर में आउटपुट नॉन जीरो कब होगी? टाइम इंटरवल पूछ रहा है। ये आपको उसने अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म दे दी है, और पूछ रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स लगाया हुआ है ना, ये उसकी उसने वेव फॉर्म इनपुट दे दी है। पूछ रहा है इसमें किस इंटरवल के अंदर आपके पास इस रजिस्टर में करंट जो है वो नॉन जीरो होगा। मेरा बेटा देखो, अगर ये पूरी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ रही है ना टी टाइम, इधर से शुरू होकर इधर तक आने में टोटल टी टाइम है, दरमियान में टी टाइम T/2 हो जाएगा, और ये जीरो और T/2 का जो मिड है वो ये हो जाएगा, ये T/2 का हाफ हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा T/4। तो ये टाइम हमारे पास कितना है T/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इसको भी आप देख सकते हैं, ये वाला 3T/4 हो जाएगा। ये मैं इनके नाम लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे, ये 3T/4। अब बेटा खुद ही देख लें डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। ऊपर ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, जीरो से लेके T/4 तक, ये जीरो से लेके ये जो AC सोर्स ये लगा हुआ है ना, ये इसकी इनपुट वेव फॉर्म बनी हुई है। जीरो से T/4 तक ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, करंट आउटपुट में से गुजर जाएगा। तो एक तो जीरो से T/4 इंटरवल में गुजर जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल है T/4 से 3T/4, ये ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ऊपर वाला नेगेटिव इस डायोड को क्या कर देगा? रिवर्स बाइस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच है, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, तो मतलब T/4 से 3T/4 तक करंट नहीं गुजरेगा। अगेन पॉजिटिव टर्मिनल, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, कहां से शुरू हो रहा है? 3T/4 से T तक,
तो ये 3t/4 से टी वाले इंटरवल में आप देखेंगे फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर, नीचे नेगेटिव, तो ये रिवर्स फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से करंट गुजर जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ करंट गुजरेगा। वैसे भी सिंगल डायोड लगा हो तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में गुजरता है। तो इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देख सकते हैं कि 0 से t/4 तक है और फिर 3t/4 से t तक है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर में से करंट पास करेगा। ये आप लोगों ने नोट रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटा आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो स्मूथ होता है, मगर उस पल्सेटिंग होता है, तो उसको स्मूथ बनाया जाता है फिल्टर के साथ। ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट रखें। आगे मेरे बेटा वो कहता है कि ए सी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ ए सी सोर्स 60 हर्ट्ज का अप्लाई किया फर्स्ट, एंड देन टू फुल वेव रेक्टिफायर, फिर उसी को फुल वेव रेक्टिफायर के साथ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ लगाया, फिर फुल वेव रेक्टिफायर के साथ लगाया। आगे वो कहता है इफ द आउटपुट रेजिस्टेंस इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस देन द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की निस्बत हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो ट्वाइस है, आउटपुट रेजिस्टेंस ट्वाइस है। देन द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ द आउटपुट रिपल्स इन हाफ वेव रेक्टिफायर टू फुल वेव रेक्टिफायर। टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर के टाइम पीरियड के साथ आपसे रेशियो पूछ रहा है। मैं आपको बता कर आया था जब मैंने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो इनपुट का टाइम पीरियड होता है वही आउटपुट का होता है, और मैंने फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको बताया था कि आउटपुट पे जो टाइम पीरियड होता है वो इनपुट का हाफ होता है। फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट की होती है, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी इनपुट का डबल होती है, मगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट का टाइम पीरियड है वो इनपुट का हाफ होता है। ये इन्फॉर्मेशन नोट रखें। आपसे सिंपल टाइम पीरियड की रेशियो पूछ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर का टाइम पीरियड ऊपर रखें, फुल वेव रेक्टिफायर के टाइम पीरियड नीचे रखें, ये वो रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट का टाइम पीरियड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में टी इनपुट की इक्वल है, और आउटपुट का टाइम पीरियड हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में टी इनपुट के हाफ की इक्वल है। तो इनकी रेशियो सिंपल निकालने, आउटपुट का हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के टाइम पीरियड आउटपुट का, इन दोनों की रेशियो ने टी इनसे कट जाएगा, बटेगा बटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2:1 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड जो था आउटपुट का वो टी इन के इक्वल था, वो रखा, और इसी तरह फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो हमारे पास आउटपुट था टाइम पीरियड, आउटपुट का टाइम पीरियड वो इनपुट के टाइम पीरियड का हाफ था। तो मैंने बस इनकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया। उसके बाद मेरा बेटा वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग द नेगेटिव AC। The direction of the current through the resistance in the circuit shown during the negative half of AC। तो नेगेटिव हाफ ऑफ AC में मेरा बेटा क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे यहाँ से करंट आएगा पॉजिटिव, ये तो रिवर्स बाइस है, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, इधर से गुजर जाएगा, ठीक हो गया, बी तक जाएगा, आगे अगेन रिवर्स बाइस है, इसमें से नहीं गुजरेगा, तो बी से गुजरता हुआ ए की तरफ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू ए। हमारे पास बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में वो कहता है इन हाफ वेव रेक्टिफायर द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट AC इज 50 मीटर सेकंड, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल एट आउटपुट। तो मैंने आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट पे होती है, तो टाइम पीरियड भी इनका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट पे टाइम पीरियड 50 मीटर सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, और ये 1/टाइम पीरियड करेंगे 50 मिली सेकंड है, मिली की जगह 10⁻³ ऊपर जाके 1000 हो गया, नीचे 50, 0 0 से कट जाएगा, तो 500 पे डिवाइड करेंगे तो 20 हर्ट्ज हमारे पास आएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना। तो उसने अगर एक जगह का टाइम पीरियड बताया तो वही आउटपुट का होगा और वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, वहां से आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। मेरा बेटा आई होप आप लोगों का मैंने जितनी प्रैक्टिस करवा दी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंशाल्लाह MD कैट में आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा, और इसमें हमारा टारगेट भी यही है कि हमने MD कैट फिजिक्स में पूरे मार्क्स लेने हैं। आगे वो कहता है द कैथोड ऑफ अ डायोड इज 2.6 वोल्ट नेगेटिव देन इट्स एनोड। यानी कैथोड नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है एनोड से, व्हाट मस्ट बी द ट्रू। तो ज़ाहिर है वो फॉरवर्ड बाइस है। देखो ना कि अगर वो खुद ही तो बता रहा है कि कैथोड नेगेटिव है एनोड की निस्बत, तो इसका मतलब एनोड पॉजिटिव हुआ, उसका वोल्टेज ज्यादा हुआ, तो वो फॉरवर्ड बाइस होगा। इन द फॉलोइंग रेक्टिफायर व्हेन इनपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एट बी। तो बी पॉइंट पे वो कहता है इनपुट वोल्टेज क्या है, नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, ए की निस्बत, विच डायोड्स आर ऑफ, ठीक है। अब वो कहता है कि
इनपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एट बी, यानी ये नेगेटिव है और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। बी अगर नेगेटिव है ना, ये बी अगर नेगेटिव है, ठीक है, ए की निस्बत, तो ए दायरा पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ से फर्ज करें करंट आया, इसमें से गुजर जाएगा, आगे से नहीं गुजरेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है। इधर से गुजर के हमारे पास इधर करंट आएगा, ठीक है। तो अब आप जरा इसको चेक करें और मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। शाबाश, ट्राई करें। अब बेटा देखो ना, जैसे वो आपको बता रहा है कि बी वाला नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को मैंने पॉजिटिव कर लिया, अब इधर से करंट आया, अब ये अगर पॉजिटिव है तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, यानी इसमें से तो नहीं गुजरेगा, इधर से करंट गुजरेगा। नीचे भी आप पॉजिटिव इधर है ना, तो नीचे ये नेगेटिव है, ये भी रिवर्स बाइस से नहीं गुजरेगा, इधर से अब जब करंट आएगा इसमें से तो गुजरना नहीं, इधर से गुजर के वापस चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें ऑन कौन कौन से रहे हैं, ये D1 होता है, इधर इस तरह नंबरिंग होती है, ये 1 है डायोड, ये वाला 2 है डायोड, ये वाला 3 है डायोड, और ये हमारे पास क्या है, 4 है डायोड। अब मेरा बेटा आप खुद ही देख लो ऑन कौन रहा है, D1 में से करंट गुजरा है और D3 में से, D1 और D3 ऑन रहे हैं, और ऑफ कौन से रहे हैं, D2 और D4 में से नहीं गुजरा, तो उसने ऑफ ही पूछे थे, D2 और D4 में से नहीं गुजरा। तो इस तरह आपने इनको दे। RMS वैल्यू पूछ रहा है जी आउटपुट के ऊपर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। अब देखो RMS वैल्यू फुल वेव रेक्टिफिकेशन मैंने क्या बताया था, V0/2 रूट, आई मेरी स्लाइड याद। और जबकि यही अगर वो हाफ वेव में पूछता तो V0/2 होनी थी। तो मेरे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपको इन लेक्चर्स के अंदर इतनी क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे कि इंशाल्लाह अगर आप इस पास MD कैट प्रिपरेशन वाले चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, आप पहले हम आपको सिलेबस खत्म करवाएंगे, फिर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत ज़्यादा, एंड पे हम आप लोगों के FLPs भी कंडक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। आगे वगैरह द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इन दी सर्किट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इन दी सर्किट, इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है, बताएं जी। शाबाश, बताएं, जीरो होगा। ये देखें, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है, पॉजिटिव डायोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें से करंट ही नहीं गुजरेगा, जब करंट नहीं गुजरेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, जीरो। द प्रोसेस इन विच AC जिसमें कन्वर्ट किया जाता है DC में, वो रेक्टिफिकेशन है, और DC को AC में जिसमें कन्वर्ट किया जाता है वो इन्वर्जन है। तो रेक्टिफिकेशन में AC DC में कन्वर्ट होता है, इन्वर्जन में DC AC में होता है। ये देखें जी, इन दी सर्किट शोन विच टर्मिनल ऑफ आउटपुट बिकम पॉजिटिव ड्यूरिंग द कंडक्शन मोड ऑफ डायोड, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव हो जाए जी ड्यूरिंग कंडक्शन मोड। अच्छा, ये कंडक्शन इसमें से कब होगी, ये फॉरवर्ड वाइज कब होगा, जब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, क्यों भला, ये इसका पॉजिटिव है ना, डायोड का पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच करें तभी ये होगा ना इसमें। तो अब अगर ये पॉजिटिव है तो इधर बी के ऊपर भी कौन सा यहाँ पे होगा, पॉजिटिव। समझ लगी मेरी बात की, क्योंकि बी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना इधर डायोड, इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो बी अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा ये वाला, तभी ये हमारे इसमें से करंट गुजरेगा। इन द सर्किट शोन द करंट फ्लो, तो इसमें से बताएं जी करंट कैसे फ्लो होगा। अच्छा, ये इसमें डायोड में से कब करंट गुजरेगा, जब ये फॉरवर्ड बाइस कब बनेगा, जब ये नेगेटिव टर्मिनल हो, ये पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब देखें नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। तो अब ये करंट की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी होती है, तो इस तरह करंट फ्लो करेगा, पीछे घड़ी इमेजिन करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें से जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा जी, ये वाला देखें, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये वाला फॉरवर्ड बाइस होगा, ये वाला फॉरवर्ड बाइस होगा, ऐसे ही है। तो ये वाला रिवर्स बाइस हो जाएगा, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड में से करंट गुजर जाएगा क्योंकि ये दो फॉरवर्ड बाइस हैं। अच्छा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है ना, तो ये भी रिवर्स बाइस हो गया, नीचे वाला भी रिवर्स बाइस, ये उड़ गया, पीछे सिर्फ ये फॉरवर्ड बाइस होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से अटैच है, तो अब इसमें से करंट गुजर जाएगा। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों केसेस में रजिस्टर में से करंट गुजरेगा। और जब दोनों साइकिल में से करंट लोड में से गुजर जाता है तो वो फुल वेव होती है या हाफ वेव होती है। ठीक है, मतलब जो आपको आउटपुट पे करंट मिलेगा तो वो आपको क्या मिलेगा, AC, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल का भी आ रहा है, नेगेटिव का भी आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, AC आपको आउटपुट पे मिलेगी। अच्छा, इफ द डायोड रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज, इधर जी आउटपुट रेजिस्टेंस बताएं फॉलोइंग सर्किट की, बताएं जी। वोल्टेज भी गिवन है आपको, देखो रेजिस्टेंस क्या होती है, V/I, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, V/I। वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 5 वोल्ट, और आपको करंट कितना गिवन है, 2.5 मिली एम्पेयर, मिली की जगह 10⁻³ करें, 10⁻³ ऊपर 1000, ये पॉइंट भी रिमूव करें, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई होकर 10,000 कटिंग करेंगे तो 2000 आपके पास फाइनल इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसको हम 2 किलो ओम भी कहते हैं, सिंपल फार्मूला लगाया। इसमें मेरा बेटा देखो, वो कहता है इफ द फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज नेग्लिजिबल द वैल्यू ऑफ पीक करंट इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइस मोड इज। अब इसका बताएं, बताएं जी।
द वैल्यू ऑफ पीक करंट इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाय, वैल्यू ऑफ पीक करंट क्या होती है, आई नॉट, वो किसकी इक्वल होगी, वी नॉट बाई आर के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी नॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो ये वी नॉट आपको 350 गिवन है, उसकी जगह 350। अब रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, जब दो सेम रेजिस्टर पैरेलल में लगे हो तो इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, एक ही रेजिस्टेंस को तादाद पे डिवाइड कर देते हैं, एक ही रेजिस्टेंस वन और दोनों की हमारे पास तादाद कितनी थी, तो टोटल, ठीक है, वो दो थे टोटल, मल्टीप्लाई। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो ओम को आपने किससे कन्वर्ट करना, ओम में, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नेट रेजिस्टेंस आएगी। यही काम मैंने इधर किया है, 1/2 को 1000 से मल्टीप्लाई नीचे की हुई इक्विवेलेंस आ जाएगी, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 7/10 एम्पेयर आंसर आएगा। सिंपल बेटा, उसने आपसे करंट पूछी थी, वो वी बाई आर थी, पी करंट आई नॉट होती है, तो वी नॉट आपको ये इधर इक्वेशन से गिवन था, वो इक्वेशन याद करो ना, वी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, मैंने पढ़ाया था अल्टरनेटिंग करंट में, याद आया। तो ये वी नॉट की वैल्यू, क्योंकि साइन से पहले जो कुछ भी लिखा हो ना वो वी नॉट होता है। और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस निकाल दो जब दो पैरेलल में हो, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको बड़ी डिटेल में समझाया है। अच्छा, आगे वो कहता है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स आर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स दिखाई गई हैं, टाइम पीरियड वो पूछ रहा है। मैंने बार बार बताया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट का टाइम पीरियड आउटपुट के टाइम पीरियड के इक्वल होता है, बताया या नहीं बताया। तो ये बेटा आपको जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं बस इनको नोट रखें। इनपुट का टाइम पीरियड देख लें, इधर से वेव शुरू हो रही है, वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिली सेकेंड, तो जो इनपुट वेव फॉर्म का टाइम पीरियड है वही आउटपुट का होगा, तो 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे मेरा बेटा कहता है द आउटपुट अक्रॉस द रजिस्टर इन द सर्किट शोन विल बी आउटपुट, तो किस तरह की जी आउटपुट आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में चेक करके आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। अब बेटा यहाँ पे देखो ना, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, इसको मैं नेगेटिव कर लेता हूँ। तो इधर जब आप देखो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये इसको फॉरवर्ड बाइस कर देगा और इसको रिवर्स बाइस, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, इधर से गुजर जाएगा, ठीक है। फिर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, लेट्स सपोज ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, अब ये वाला फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से अगेन इसमें से करंट गुजर जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, इसमें से नहीं गुजरेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में से इसमें से करंट गुजर रहा है, तो आपको इस तरह से मिलेगी वेव फॉर्म, ठीक है। ठीक हो गया ना, दोनों केसेस में आपको मिल रही है। कॉमन टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन बेटा दो होती हैं, फॉरवर्ड हाफ वेव भी और फुल वेव भी। उसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इन द सर्किट, तो हमें पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बाइस होता है, मैंने ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला टर्मिनल ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है। और इसी तरह वो कहता है द फॉलोइंग सर्किट शोज अ ब्रिज रेक्टिफायर विद अ साइनसोइडल एसी सप्लाई टू इट, ये ब्रिज रेक्टिफायर के साथ एसी सोर्स लगा हुआ है, इफ द डायोड एन इज रिमूव्ड, हम इस एन डायोड को मेरा बेटा अगर रिमूव कर देते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये आप जरा सॉल्व करके मुझे बताएं आप लोग। अब बेटा देखो, अगर हम ये वाला डायोड रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इधर से करंट आएगा, यहाँ तो आगे कोई चीज़ ही नहीं, इसमें से पास करेगा, आगे ये रिवर्स बाइस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है, इसमें से तो गुजरेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से गुजर जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला तो करंट गुजर गया, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में गुजर गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से अब करंट आएगा पॉजिटिव, ये रिवर्स बाइस इसमें से नहीं गुजरेगा, ये फॉरवर्ड बाइस इधर आएगा, अगेन ये रिवर्स बाइस इसमें से भी नहीं गुजरेगा, यहाँ से अगर आएगा भी तो ना इसमें से गुजरना है, आगे कोई लिंक ही नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं गुजरेगा। तो आप लोगों को मतलब एक दफा गुजर गया करंट, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं गुजरेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में गुजर गया, नेगेटिव में नहीं गुजरेगा, तो इस तरह मेरा बेटा आपने इसको करना है, ठीक है। आगे वो कहता है जी ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग करंट फ्लो करता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, वो होल्स आगे पुश करता है, और रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। व्हेन वी रिवर्स बाइस अ डायोड द विड्थ ऑफ, रिवर्स बाइसिंग में मैंने बताया था कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाती है और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज हो जाती है, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखें। एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है, देन टाइम पीरियड ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर मीन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मेरा बेटा आउटपुट पर फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, ठीक है। तो अगर इनपुट पे 2 हर्ट्ज है तो आउटपुट पे कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्ज, आउटपुट पे कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्ज, आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी इनपुट का डबल होती है। फिर टाइम पीरियड का भी मैंने आपको बताया हुआ है, आउटपुट का टाइम पीरियड इनपुट के टाइम पीरियड का हाफ होता है। तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी अगर 4 हर्ट्ज है तो आउटपुट का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 का क्या मतलब होता है, 0.25 सेकेंड,
ये बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखें। द पॉजिटिव एंड ऑफ डायोड उसको हम क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव एंड को क्या कहते हैं, कैथोड। आगे वो कहता है एसी फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनपुट 50 हर्ट्ज है। देन आउटपुट रिपल टाइम पीरियड ऑफ अ हाफ वेव। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड पूछ रहा है। हाफ वेव में मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट का टाइम पीरियड है वही आउटपुट का होगा, ठीक है। तो इनपुट पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लें, 1/50 करें, तो यही सेम आपके पास टाइम पीरियड आउटपुट पे ही होगा जो इनपुट पे टाइम पीरियड है। अच्छा, उसके बाद कहता है ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज और टाइम कम्स व्हेन जंक्शन बैरियर ब्रेक्स, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। फिर वो कहता है दी ऑफ द डायोड शोन इन दी फॉलोइंग डायग्राम विच वन इज रिवर्स बाइस। तो बेटा रिवर्स बाइस वो होगा जिसमें एनोड का पोटेंशियल कम होगा कैथोड से। अब इधर देखें ना, ये अब आप देखें, ये हमारे पास कैथोड है, कैथोड कितना है, -12 वोल्ट, और एनोड कितना है, -5। तो माइनस नेगेटिव में माइनस वैल्यू बड़ी होती है, तो ये बड़ा वोल्टेज, इसका मतलब ये कैथोड हमारे पास बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। इसमें आप देखें हमारे पास एनोड कितना है, -10 वोल्ट, ये एनोड है, और कैथोड कितना है पीछे, 0 वोल्ट, ग्राउंड 0 वोल्ट। अगेन एनोड का वोल्टेज ज्यादा है, ये भी फॉरवर्ड बाइस होगा क्योंकि 0 -10 से बड़ा है। इसमें अब आप देखें ये जो नेगेटिव है इसका वोल्टेज कितना है, ऊपर को देखें जाके, ये 5 वोल्ट, और ये 0 पे है। तो अब आप मुझे बताएं ये क्या होगा, ये 0 वोल्ट है, यानी कि आपका जो एनोड है वो 0 वोल्ट पे है, कैथोड का वोल्टेज ज्यादा है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये वाला। ये अगेन फॉरवर्ड बाइस, ये आप देखें ना, जो कैथोड है वो 5 वोल्ट पे है, और ये जो एनोड है ये 10 वोल्ट पे है, यानी पी टाइप का आपको देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बाइस है। उसने रिवर्स पूछा था तो वो सी है। अच्छा जी, इसमें वो कहता है दो डायोड्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं बैटरी के साथ, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी कितना होगा। तो ये करंट के लिए आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, आई किसके इक्वल होता है, वी बाई आर के, ठीक है मेरा बेटा। तो अब आप देख लो जी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो, ये इसके नेगेटिव के साथ अटैच, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, यहाँ समझे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये रिवर्स बाइस। अब ऊपर ये फॉरवर्ड बाइस है, तो इसका रेजिस्टर कितना है, 10 ओम का। तो अब आप लोग यहाँ से मेरा बेटा वोल्टेज भी आपको गिवन है 5 का, वोल्टेज की जगह 5, रेजिस्टेंस की जगह 10, तो आप करंट निकाल लेंगे, ठीक है। 5/10 जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.5। अच्छा, इसमें वो कह रहा है इन द गिवन सर्किट अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी आपको गिवन है, 100 ओम की, ठीक है। एंड ईएमएफ आपको कितना गिवन है, 3.5 वोल्ट। इफ द बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.5 का। अब इस टोटल वोल्टेज 3.5 में से बैरियर 0.5 निकाल दें तो 3 हो गया। द करंट इन द सर्किट कितना होगा। तो अगेन देख लें, करंट के लिए वी बाई आर होता है, वी कैसे आप निकालेंगे, ये जो वोल्टेज है ना 3.5 अप्लाइड, इसमें से बैरियर 0.5 माइनस कर दें तो टोटल वोल्टेज कितना आ गया, ऊपर 3 का, और नीचे रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है, 100 ओम की, तो 3/100 करें, 3 × 100 ऊपर चल के 10⁻⁻2 हो गया। या आप इसको पॉइंट को इधर, यानी ये ऐसे होता है ना, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। तो ये पॉइंट जो है, ये एक डिजिट अगर मैं और आगे लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 बन गया, ठीक है। तो 30 मिली एम्पेयर, 30 मिली एम्पेयर आंसर, ठीक है, ये वाला। समझ लगी, आसान सा था। ये वाला देखें जी, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ए बी। ए बी में से कितना, ए से करंट शुरू हो रहा है ना, बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, -6। तो इस 4 में से माइनस कर दें -6, ये पोटेंशियल आ गया। और रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, 1 किलो ओम, उसका मतलब होता है 1000 ओम। ऊपर 10 नीचे 1000, 1/100, 1/100 को 10⁻⁻2 कहते हैं। समझ लगी, ये मैंने सॉल्व भी कर दिया है। मतलब इधर से करंट शुरू हो रहा था ना, ए से बी की तरफ, तो ए के पोटेंशियल में से बी का माइनस करो, वो ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा, नीचे रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, उसको ओम में करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आगे वो कहता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड का मैंने बता दिया, इधर ये जो पॉजिटिव वाला है ना, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए आगे वाले से। इधर -4 है, इधर -3 है। नेगेटिव में जो क्वांटिटी जितनी छोटी होती है उतनी वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस। और ये भी -2 वोल्ट और +2, अगेन ये इधर कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये भी हमारे पास रिवर्स बाइस। ये पोटेंशियल पी वाला ज़्यादा होना चाहिए, 3 या 5, ये भी रिवर्स बाइस। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे -2, 0 -2 से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइस।
अब ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू वी नॉट दे दी है, एक डायोड के साथ कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस भी उसकी है, और ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। इफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज निजिबल द आरएमएस वोल्टेज। तो मैंने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको आरएमएस वोल्टेज बताया था V0/2, और V0 आपको उसने बता दिया पीक वोल्टेज 200, 200/2 करेंगे तो 100। ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी वो आपसे पूछ रहा है। अगेन देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को रिवर्स बाइस करके खत्म कर देगा, ये समझे खत्म हो गया। ये फॉरवर्ड बाइस है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से अटैच है, इसमें से करंट गुजरेगा। आपने निकालना करंट, ये करंट होता है V/R, V2 है और ये R कितनी है 20, तो 2/20 करेंगे तो हमारे पास 1/10 जो कि 10⁻⁻1 यानी 0.1 एम्पेयर। तो ये मेरा बेटा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर था। बिलीव मी मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अगर आप मेरा सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये वाला लेक्चर सुन के और जो मैंने एमसीक्यूज करवाए ये प्रैक्टिस कर ले, एमडी कैट 2025 में जो भी आपको प्रोविंस है इससे बाहर, ये इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपको एमसीक्यूज नहीं नजर आएगा। तो ये बेटा आप लोगों को हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, और ये तमाम प्रोविंस के लिए लेक्चर्स होते हैं, सिंध, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, जो भी है ये, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं इस दफ़ा और मैंने हर तरह का कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मैक्सिमम इनको बेटा शेयर किया करें ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।